हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, लेक्चर को शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज मैंने हिंदी मीडियम वाले बच्चों की डिमांड पर पूरा लेक्चर हिंदी में ही सोचा है। तो मैं ये लेक्चर आपको हिंदी में ही दूंगी, इसीलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जिन बच्चों को बायोलॉजी हिंदी में करनी है, जीव विज्ञान हिंदी में करनी है, वो बच्चे इस लेक्चर को शेयर भी कर लें और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आज हम अपना नया टॉपिक ले रहे हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसको जो कि इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। आज हम ये स्पेशल टॉपिक करने वाले हैं इन हिंदी मीडियम, इसीलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। आपको एक विशेष सूचना देनी है। आज केमिस्ट्री का लेक्चर आपको 5:30 बजे इवनिंग में मिलेगा, जिसमें वो 20 क्वेश्चंस की सीरीज आपकी चल रही थी, वही आगे आपका 5 बजे होगा। आप जो बच्चे 2:15 बजे अभी सर के साथ लाइव होते थे, वो सब बच्चे शाम को 5:30 पर लाइव होंगे सेम लेक्चर के लिए। और जो बच्चे हिंदी मीडियम में बायोलॉजी करना चाहते हैं, वो अभी जुड़ जाइए, क्योंकि हम पूरा टॉपिक आज हिंदी में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं गुरु बीजाणु जनन। अगर आपने ये टॉपिक स्टार्टिंग से नहीं पढ़ा तो ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, तब तक हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी आप किस तरीके से पढ़ें। तब तक सारे बच्चे जुड़ जाइए। देखिए, अगर आपको बायो में नीट की तैयारी करने के लिए 360 पूरे मार्क्स चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले तो पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करनी होगी। एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर में कौन सी लाइन है, कहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। डीप नॉलेज एनसीईआरटी की होनी चाहिए। उसके अलावा आप फिर एक्स्ट्रा देखो, 80% हमारा एनसीईआरटी से ही आता है। जो हमारा पहले 11th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की एनसीईआरटी, क्लास 12th की एनसीईआरटी, आफ्टर दैट योर रेफरेंस बुक अलग रेफरेंस बुक से आता है। 80% हो गया आपका एनसीईआरटी। तो आपका एनसीईआरटी देखो कितना बड़ा कवर कर रहा है, 80%। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी पहले अच्छे से कर लेनी है, तभी आपको अदर बुक से भी समझ में आएगा। ये नहीं कि आप किस बुक से पढ़े, इस बुक से पढ़े, इससे पढ़े, इससे पढ़े। इतनी सारी बुक्स से पढ़ने से अच्छा पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कर लें, कि आपको पता हो कि किस चैप्टर में कौन से नंबर पर ये कौन से पेज नंबर पर ये वाले डेफिनेशन दी हुई है। तो जब तक आपको ये सब नहीं पता होगा, तो अदर रेफरेंस बुक से भी पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। 20% आएगा आपका अदर बुक से। उसके बाद आप अदर बुक से पढ़े 20%। जिसकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई हो, वो अदर बुक से पढ़ ले 20%, जो भी एक्स्ट्रा हो। जो जो टॉपिक्स आपने अच्छे से कवर कर लिए हैं, उनको बाकी बुक से पढ़ो इनलार्ज करके। उसके अलावा आपको क्या करना है, अदर बुक से पढ़ने के बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं। जैसे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए पूछते हैं ना बच्चे, तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद आपको देखो उसी टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। सबसे बड़ी बात, आपको नेगेटिव मार्किंग को घटाना है। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं घटी तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा रोक आपको उसी पर लगानी, जो क्वेश्चन आपको लगता है ना कि इसका मुझे आंसर नहीं पता, उसको छोड़ देना है, उसको करो ही मत। क्योंकि गलत करने से अच्छा, नेगेटिव में जाने से अच्छा तो उसको छोड़ दो, तो वो ज्यादा। लेकिन आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो, और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो जरूर आपको 360 स्कोर कर लेंगे बायो में। चलो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, गुरु बीजाणु जनन। जैसा कि आप सबको पता है कि गुरु बीजाणु क्या होता है, जो स्त्री केसर जो जायांग होता है, उसी से जो डेवलपमेंट होता है किसका, गुरु बीजाणु जनन का। तो जो आपका स्त्री केसर होता है वो मियोटिक, मियोटिक का मीन्स है आपका समसूत्री। समसूत्री विभाजन द्वारा मेगास्पोर मात्र कोशिका से मेगास्पोर के निर्माण की क्रिया को, गुरु बीजाणु के निर्माण की क्रिया को क्या कहते हैं, मात्र कोशिका से
मात्र कोशिका से मेगास्पोर्स के निर्माण को, अंड कोशिकाओं के निर्माण को, मेगास्पोर का निर्माण होता है जिसके अंदर क्या होती है, अंड कोशिकाएं होती हैं, उसे कहते हैं हम मेगास्पोरोजेनेसिस, मीन्स गुरु बीजाणु जनन। ये क्रिया किसके अंदर होती है, ओव्यूल के अंदर होती है। ठीक है, किसके अंदर होती है, अंडकोश के अंदर होती है। बिल्कुल, अब हम इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझेंगे। इसको समझने के लिए हमें पहले ओव्यूल का स्ट्रक्चर पता होना बहुत जरूरी है। जब तक आप लोगों को ओव्यूल का स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप ये नहीं कर सकते। जो हमारा ये हम पौधों में देख रहे हैं, पौधों में, ये आवृत बीजी पौधों में है, आवृत बीजी पौधे। तो हमारे आवृत बीजी पौधे वो होते हैं जिनके अंदर फूल आते हैं। जितने भी हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उन्हें बोलते हैं हम आवृत बीजी पौधे। मेरे साथ काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं। हेलो निशा, हेलो प्रियंका, वीवीएस राम जी, हेलो कुश कुमार जी, हेलो। आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। और ये हिंदी मीडियम में, टोटल हिंदी में ही है। हम सेम लेक्चर आपको इंग्लिश में भी देंगे, यही वाला, लेकिन आज स्पेशली हिंदी मीडियम बच्चों के लिए। जो बच्चे बोलते ना मैम हिंदी में पढ़ाओ, हिंदी में पढ़ाओ, आज उनके लिए टिपिकल हिंदी ही है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी जुड़ जाओ। देखो, आवृत बीजी पौधे जितने होते हैं वो फूल वाले पौधे होते हैं। उसमें जो जायांग होता है, जायांग, जायांग के अंदर होता है हमारा स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर आपको पता है ना कैसा होता है, ये ठीक है। इसके तीन भाग होते हैं। पहला होता है आपका वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडकोश। ठीक है, अंडकोश के ही अंदर, ये अंडकोश ये इसके अंदर ही होता है। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जब हमारा स्त्री केसर दो तरीके से हो सकता है। अगर किसी पौधे में केवल एक स्त्री केसर हो, जब एक पौधे में केवल एक स्त्री केसर होता है, या फिर किसी पौधे में एक से ज्यादा स्त्री केसर हो सकते हैं। ठीक है, किसी में क्या होता है, एक स्त्री केसर होगा, सिंगल। जब एकल एक स्त्री केसर होगा, अजय पटेल जी थैंक्स मैम। हिंदी में, बिल्कुल ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है, इसीलिए अजय पटेल जी लेक्चर को शेयर भी कर लीजिए, जिससे आप अच्छे से और भी बच्चे हिंदी में जान सके। आज मैं आपको सब चीजें टिपिकल हिंदी में ही बताने वाली हूँ। ठीक है, इसीलिए जल्दी से जुड़ जाइए, लेक्चर को शेयर कर लीजिए। जब एक स्त्री केसर होता है उसे बोलते हैं एकल अंडपी। ठीक है, जब स्त्री केसर एक होगा तो उसको बोलेंगे हम एकल अंडपी। जब स्त्री केसर हमारे बहुत सारे होंगे, बहुत सारे स्त्री केसर, देखो जब एक है तो उसे बोल दिया एकल, जब बहुत सारे हैं तो उसे बोलेंगे बहु अंडपी। अब देखो, ये बताया मैंने तुम्हें कि स्त्री केसर होते हैं किसमें, जो हमारे फूल वाले पौधे होते हैं उसमें दो जननांग होते हैं, एक मादा जननांग और एक होता है हमारा नर जननांग। जो मादा जननांग होता है वो होता है हमारा जो हमारा पुंकेसर। ठीक है, एक होता है हमारा पुंकेसर, वो होता है हमारा मादा जननांग, और एक होता है हमारा स्त्री केसर। ठीक है, जिसे हम जायांग भी कहते हैं। और स्त्री केसर एक फूल में एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। जब एक होता है तो उसे बोलते हैं हम एकल अंडपी, और जब बहुत सारे होते हैं तो उसे बोलते हैं बहु अंडपी। आशीष गुप्ता जी बोल रहे हैं इंग्लिश नहीं चलेगा क्या मैम?
बिल्कुल इंग्लिश की क्लास भी सेम लेक्चर की जरूर होगी, लेकिन आज मेरे हिंदी मीडियम वाले बच्चों की डिमांड पर, देखो डेली हम इंग्लिश में बहुत सारा पढ़ाते हैं, लेकिन आज उन्हीं के लिए कि वो बार बार बोलते हैं मैम प्लीज हिंदी में पढ़ा दो, हिंदी में पढ़ा दो, आपका एक भी लेक्चर टिपिकल हिंदी वाला नहीं है, तो आज मैंने उन्हीं के लिए स्पेशली हिंदी में रखा है, और कल सेम लेक्चर आपको इंग्लिश में, यही वाला हम इंग्लिश में मिलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे जब स्त्री केसर होते हैं तो उसे बोलते हैं हम अंडपी। अब देखो, जब एक ही फूल में बहुत सारे स्त्री केसर होंगे तो उसमें भी आपकी दो कंडीशन होंगी। ठीक है, उसमें आपकी दो कंडीशंस कौन सी होंगी? उसमें आपकी दो कंडीशंस ये होंगी कि या तो सारे स्त्री केसर क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे एक साथ। ठीक है, सारे स्त्री केसर एक साथ जुड़े हुए होंगे, तो जब जुड़े हुए होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे, जब स्त्री केसर जुड़े हुए होंगे तो उसे बोलेंगे, देखो हिंदी में जुड़े हुए को क्या बोलते हैं, युक्त, युक्त, तो उसे क्या बोलेंगे, युक्तांडपी। ठीक है, जब स्त्री केसर जुड़े हुए होंगे तो उनको बोलेंगे हम युक्तांडपी, और जब स्त्री केसर अलग अलग होंगे, देखो जब जुड़ जाते हैं तो यूनिटी, युक्त, और जब अलग अलग होते हैं तो उसे बोलते हैं व्युक्त, तो उनको हम बोलेंगे व्युक्तांडपी। क्या बोलेंगे? जब वो अलग अलग होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ ना कुछ आपका जरूर आएगा। जब अलग अलग होंगे तो उनको हम बोलेंगे व्युक्तांडपी। सब बच्चे इसको प्लीज उतार लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। जब स्त्री केसर, देखो एक फ्लावर में, एक फूल में स्त्री केसर दो, एक या बहुत सारे होंगे। जब एक होगा तो उसको बोलेंगे हम एकल अंडपी, जब बहुत सारे होंगे तो उसको बोलेंगे हम बहु अंडपी। जब वो जुड़े हुए होंगे, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, देन उनको बोलेंगे हम युक्तांडपी, और जब वो बिखरे हुए होंगे, अलग अलग होंगे, तो उनको बोलेंगे हम व्युक्तांडपी। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जिस किसी को प्रॉब्लम है वो पूछ सकता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना ओव्यूल का स्ट्रक्चर, अंडकोश का स्ट्रक्चर, अंडकोश की संरचना, ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये देखेंगे। देखो सबसे पहले आप ये देखो, आप लोगों को स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है तो मैं इसको समझाना शुरू करती हूँ। आप सब लोग जो भी मेरे साथ जुड़े हैं प्लीज बताइए कि आप लोगों को जितना मैंने समझाया अभी तक समझ में आया, या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। देखिए ये हमारा ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, तो इसमें दो एंड्स होते हैं। एक होता है आपका चालाजा एंड और दूसरा होता है आपका माइक्रोपाइल। एक होता है आपका चालाजा और दूसरा होता है आपका माइक्रोपाइल। अब इसमें देखो, एक ओव्यूल है तो उसके बाहरी संरचना, बाहरी आवरण होते हैं, इसके ऊपर एक या एक से अधिक आवरण हो सकते हैं। ठीक है, तो इन आवरणों को बोलते हैं हम अध्यावरण। अध्यावरण, जो इनकी बाहरी आकृति होती है उन्हें बोलते हैं हम अध्यावरण। एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं। नो मैम, पूरा समझ में आ गया? बिल्कुल, जिसको नहीं समझ में आया वो यहाँ पर कमेंट कर सकता है। देखो अध्यावरण कहते हैं किसी भी चीज का आवरण, बाहरी आवरण, आंतरिक आवरण, बाहर का सबसे ऊपर वाला जो भी चीज को ढकता है उसको बोलेंगे हम आवरण। ठीक है, तो आवरण इसका, उसको बोलते हैं हम अध्यावरण। अध्यावरण या तो एक या एक से ज्यादा हो सकता है। मैम आपने आने वाले कुछ मंथ में एकलव्य का नाम काफी हो जाएगा। बिल्कुल बच्चों, आपने ही नाम करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और जो बच्चे कंप्लीट हिंदी मीडियम ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बिल्कुल हमने हिंदी मीडियम सीरीज ही चलाई है। उनको ये सोचने की जरूरत नहीं है। कई बच्चों को अभी भी डर है कि क्या मैम हिंदी में पढ़ाएंगे,
कहीं उसमें आप इंग्लिश में तो नहीं पढ़ाएंगे, कहीं इंग्लिश हिंदी तो नहीं होगा? नहीं बच्चों, जब हमने आप लोगों को हिंदी के लिए ज्वाइन करने के लिए कहा है वो बिल्कुल आपका हिंदी मीडियम ही होगा, तो उसके लिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उनको बोलते हैं हम अध्यावरण। एक होता है हमारा बाहरी आवरण और एक होता है हमारा आंतरिक आवरण, दो आवरण होते हैं, ठीक है। ये होता है न्यूक्लियस, दूसरा हमारा ये ध्रुवीय न्यूक्लियाई। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी, पहले मैं आपको कुछ हिंदी में वर्ड्स का मीनिंग बता दूं। जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हम हिंदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अंड कोशिकाएं, एग एपरेटस को बोलते हैं अंड कोशिका, ठीक है। इसके दो रीजंस होते हैं, एक होता है चालाजा, जो इसका नीचे वाली सतह होती है उसको बोलते हैं चालाजा, और जो हमारा ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। इसके जितने भी आवरण होते हैं, एक आउटर बाहरी आवरण, एक होता है हमारा आंतरिक आवरण, दो आवरण। दूसरे होते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। फिर जो बीच में इसके जो ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं, जो बीच में जो इनके दो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम ध्रुवीय न्यूक्लियाई। ओव्यूल का शरीर दो सिरों को प्रदर्शित करता है, आधारीय सिरा जिसे बोलते हैं चालाजा, निभाग, इसको हिंदी में बोलते हैं चालाजा को निभाग। ये आधारीय सिरा होता है, आधारीय सिरा, ठीक है। तथा ऊपरी सिरे को, ये इसका ऊपरी सिरा है जिसको बोलते हैं माइक्रोपाइल सिरा। ओव्यूल का मुख्य शरीर एक या दो आवरणों से बना होता है जिनको अध्यावरण कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया इंटीग्यूमेंट्स जो लिखा हुआ है, ये इंटीग्यूमेंट्स अध्यावरण, ठीक है। इंटीग्यूमेंट एक बड़े पैरेनकाइमेट्स ऊतकों को घेरे रखता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। जो ये न्यूक्लियस है ये क्या है? ये पैरेनकाइमेट्स ऊतक, इसे ऊतक जो होते हैं इसको घेरे रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। सबको ये ओव्यूल का स्ट्रक्चर, ये जो हमारा अंडकोश का स्ट्रक्चर है, ये सबको समझ में आ रहा है? बिल्कुल, अगर आ रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, चलो फिर हम आगे देखते हैं। एक बार फिर भी मैं समझा देती हूँ आपको। ये आधारीय सिरा और ये आधारीय सिरा और ये होता है ऊपरी सिरा। आधारीय सिरे को हम बोलते हैं निभाग, चालाजा, और जो ऊपरी सिरा होता है उसको हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। इसके जितने भी बाहरी आवरण होते हैं, किसी का भी, हमारी भी स्किन है ना, बाहर से ढका हुआ है स्किन, जो स्किन है उसको इंटीग्यूमेंट बोलते हैं। उसकी एक या दो लेयर्स होती हैं, सतह होती है, एक या दो सतह होती है, परत होती है। तो उनको हम, जो बाहरी इंटीग्यूमेंट होगी, आउटर इंटीग्यूमेंट, उसे बोलेंगे बाहरी अध्यावरण, और जो अंदर वाली इंटीग्यूमेंट होगी उसे बोलेंगे हम आंतरिक अध्यावरण, ठीक है। जो हमारे पोलर न्यूक्लियाई होंगे उन्हें ध्रुवीय जो न्यूक्लियाई हैं, ये वाला पार्ट है, इसी में ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। बिल्कुल, आप लोगों को ये समझ में आ गया? तो हम आगे देखते हैं। अब ये हमने तो इसका स्ट्रक्चर देखा। अब हर एक पौधे में अलग अलग तरीके का ओव्यूल पाया जाता है, तो आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे कि किस पौधे में किस तरीके का ओव्यूल पाया जाता है। ओव्यूल भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हम उनके बारे में जानेंगे अभी। देखो, ओव्यूल अगर हम उसकी बाहरी अध्यावरण की उस नजरिए से देखें तो उसको बहुत सारी निम्न स्थितियां होती हैं उसकी। अगर हम उनको बाहरी आवरण के हिसाब से देखें तो अगर एकल अध्यावरण होगा तो यूनिटैग्मिक मीन्स एक टैग्मिक मीन्स एकल अध्यावरण। समझ में आ रहा है ना? इसको बोलेंगे एकल अध्यावरण, ठीक है। अब देखो, आपको इसी से समझ में आ गया होगा। अगर ओव्यूल की अध्यावरण एक है, सिंगल है, तो उसे बोलेंगे हम एकल, इंटेग्यूमेंट युक्त होता है, उसे बोलेंगे एकल अध्यावरण। तो ये किसमें होता है? ये द्विबीजपत्री पौधों के अंदर पाया जाता है।
ठीक है। बायोटैगमिक मीन्स अगर दो अध्यावरण हैं, दो अध्यावरण किसी भी ओव्यूल के अंदर है तो उनको हम बोलेंगे बायोटैगमिक। ठीक है, द्विअध्यावरण। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है? हमारा द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों में। अब आप लोगों को द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री तो पौधे तो पता है ना, अगर नहीं पता तो आप लोगों को ये भी मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, एरिल जो ये वाला ओव्यूल है, ये ओव्यूल के आधार से निकलने वाली आधार सिरा कौन सा था? मैंने निभाग, चालाजा एंड बताया था ना। ओव्यूल, जब ओव्यूल का जो ये ऊपरी वाला जो आधार सिरा होता है जिसको हमने चलाजा बोला था, निभाग बोला था, निभाग सिरा, इस निभाग सिरा में एक वृद्धि हो जाती है, वाय वृद्धि हो जाती है, जिसकी वजह से एक नई परत का निर्माण हो जाता है, नई अध्यावरण का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं, जो किसके अंदर पाया जाता है? लीची के अंदर। सब बच्चे खाते हैं ना लीची, बिल्कुल। अब नेक्स्ट है हमारा कारणकल। आपको ये इसके प्रकार याद रखने हैं, बिल्कुल आपको इसके ये प्रकार याद रखने हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? एकल अध्यावरण, द्विअध्यावरण, ठीक है, फिर है हमारा एरिल, कारंकल। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये माइक्रोपाइल, देखो वो हमारा चालाजा वाला था, माइक्रोपाइल रीजन आपका इस टाइप से होता है ना, जो हमारा नीचे वाला सिरा होता है उसमें, ये माइक्रोपाइल के क्षेत्र में वाई इंटीग्यूमेंट मीन्स जो बाहरी आवरण होता है उसका, उसमें एक वृद्धि हो जाती है। ये चालाजा निभाग में वृद्धि थी, निभाग वाले पार्ट में, और ये माइक्रोपाइल वाले पार्ट में जो वृद्धि होगी उससे नई परत का निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं हम कारंकल। फिर है एटैगमिक, ये उनमें पाया जाता है कुछ परजीवियों में जिनमें आवरण होता ही नहीं है। ठीक है, एक है एकल आवरण वालों में, ठीक है, दूसरा है हमारा अगर दो आवरण होंगे। नेक्स्ट में एक हमारा चालाजा निभाग वाले पार्ट में वृद्धि होकर एक नई परत बनेगी तो, या फिर नेक्स्ट है हमारा माइक्रोपाइल वाले पार्ट में नई वृद्धि होगी तो हमारी एक परत बनेगी तो हम उसे बोलेंगे कारंकल। उसके बाद एटैगमिक है तो उसमें क्या है? एटैगमिक में मीन्स इंटीग्यूमेंट ही नहीं होगी। इंटीग्यूमेंट मीन्स अध्यावरण उसमें नहीं होता। बिल्कुल बच्चों, आ रहा है ना आपको समझ में? जिसको नहीं आ रहा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। और हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज बताओ आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब हम आगे देखते हैं अपना ओव्यूल के प्रकार। अभी तो था उनकी अगर जो बाहरी अध्यावरण के आधार पर उनको हमने क्या क्या नाम दिए, और अब हम ओव्यूल के प्रकार बताएंगे कि अगर ओव्यूल में माइक्रोपाइल, चालाजा और फ्यूनिकल किस सिचुएशन में है तो जो ओव्यूल है उसे क्या कहा जाता है। एक है हमारा फर्स्ट जो होता है हमारा, उसे बोलते हैं एट्रोपस, जिसमें माइक्रोपाइल, देखो जो नीचे वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल वाला रीजन और चालाजा और फ्यूनिकल, फ्यूनिकल वो होता है जहां से उसका आधार सिरा जो हमारा माइक्रोपाइल रीजन से जुड़ा हुआ होता है। जब आप ओव्यूल को देखते हैं ना तो इस तरीके से होता है ना, तो ये इधर से क्या है, ये ऐसे निकला हुआ, इसको बोलते हैं हम फ्यूनिकल, और ये होता है माइक्रोपाइल रीजन। ठीक है, तो अब क्या है, ये तीनों एक ही, अगर तुम ऐसे देखते हो तो इसको बोलते हैं चालाजा, और ये आपका होता है माइक्रोपाइल। ठीक है, तो ये तीनों जब ऐसे सीधी एक रेखीय उसमें होते हैं, सीधी रेखा में होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं एट्रोपस ओव्यूल। क्या बोलते हैं? एट्रोपस ओव्यूल। अगर एनाट्रोपस, अगर ओव्यूल 180 कोण पर, 180 कोण में आ जाता है जिसमें माइक्रोपाइल तथा हीलियम, माइक्रोपाइल और हीलियम दोनों क्या होते हैं? माइक्रोपाइल और हाइलम। चालाजा, माइक्रोपाइल,
फ्यूनिकल, ठीक है, ये सब एक दूसरे के पास आ जाते हैं। देखो आ गया ना, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल दोनों एक दूसरे के पास हैं, तो इसको हम बोलेंगे एनाट्रोपस ओव्यूल। हेलो मीनाक्षी, हेलो सचिन सूर्या, टाइम फोकस, कुश कुमार, प्रियंका जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए आपको ये ओव्यूल कैसा लग रहा है, कैसे घूमा हुआ है। माइक्रोपाइल इसमें कहाँ घूम गया, ये आप देखो आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसे ऐसे। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है मेरा एंगल, ऐसे बिल्कुल सीधा होता है ना 90 डिग्री का एंगल, मेरा फिर भी टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। देखो ये अभी ये 90 डिग्री के एंगल पे है, ऐसे चला जा, यहां आ गया माइक्रोपाइल, यहां आ गया। जब ये 90 डिग्री के एंगल पर होता है इसको बोलते हैं हेमी एनाट्रोपस। क्या बोलते हैं, हेमी एनाट्रोपस। जब ये 90 डिग्री पर घूम जाता है ओव्यूल, तो इसको बोलेंगे हम हेमी एनाट्रोपस। नेक्स्ट इज अवर कैम्पाइलोट्रोपस, जिसके अंदर ओव्यूल फ्यूनिकल से दाईं तरफ कम या अधिक वृत्तिक, देखो ये तुम्हें ये एक वृत्त के समान रचना लग रही है, बिल्कुल लग रहा है ना, ये गोल सर्कल वृत्त के समान संरचना। जब हमारे ओव्यूल की संरचना वृत्त के समान हो जाती है, ठीक है, दाईं तरफ थोड़ा सा ये घूम जाता है, तो इसको बोलेंगे हम कैम्पाइलोट्रोपस। और ये किस में होता है, ल्यूग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी फैमिली में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्फीट्रोपस, इसमें एम्ब्रियो से घोड़े की नाल की तरह, देखो ये आपको घोड़े की नाल की आकृति लग रही है ना, जब इसमें ये घोड़े की नाल की आकृति की तरह हो जाता है तो इसको बोलते हैं हम एम्फियोट्रोपस। ये आकृति के हिसाब से है। और नेक्स्ट इज हमारा सर्सिनोट्रोपस, जिसमें ये ओव्यूल प्रारंभ से ऑर्थोट्रोपस होता है, किंतु फ्यूनिकल की एक समान वृद्धि के कारण फ्यूनिकल की वृद्धि हो जाती है इसमें। देखो ये फ्यूनिकल की वृद्धि होने की वजह से एक बार फिर ऑर्थोट्रोपस हो जाता है, एक बार घूमकर ये दोबारा ऑर्थोट्रोपस हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सर्सिनोट्रोपस। ये नागफनी के पौधे में होता है, नागफनी में, ठीक है। ये तो थे हमारे ओव्यूल के प्रकार। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने वाली हूं, जो हम अब देखने वाले हैं वो है मेगा स्पोर का निर्माण। किसका, गुरु बीजाणु गुरु बीजाणु का निर्माण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर देखना और अच्छे से समझना। जहां पर नहीं समझ में आएगा वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसीलिए जिस किसी को अभी तक कोई प्रॉब्लम है वो पूछ लो मुझसे जल्दी से। किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ लो जल्दी से, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। देखो हमारे गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है, जो हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं वही किसका निर्माण करती हैं, गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहां से आती हैं, अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहां से आई। अब पहला सवाल ये कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहां से आती हैं। पहले हम गुरु बीजाणु, हमने सबसे पहले पढ़ा था ना गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल्स।
मेगास्पोर मदर सेल्स। जितनी भी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं यही किसका निर्माण करती हैं? गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो जो आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, जो आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, बाहरी परत किसकी, मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है अजय पटेल जी, क्या लिखा है आपने? बाहरी परत किसकी बनी होती है? चलो मैं आपका क्वेश्चन अभी देखती हूं, पहले आप ये समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी हमारी गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? वो किसका निर्माण करती है? गुरु बीजाणु का निर्माण करती हैं। तो जो हमारे आर्कीस्पोरियल सेल्स होते हैं, आर्कीस्पोरियल कोशिकाएं होती हैं, उनका जब विभाजन होता है तो एक होता है उसमें बाहरी परत, बाहरी कोशिकाएं होती हैं, और एक होती है उसमें आंतरिक कोशिकाएं। ये आ रहा है आपको समझ में? और जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं, एक होती हैं बाहरी कोशिकाएं, एक होती हैं आंतरिक कोशिकाएं। जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं इसमें आगे विभाजन नहीं होता, और यही जो सेल्स होते हैं यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं। मात्र गुरु बीजाणु के समान व्यवहार करने लगते हैं। करते हैं, ठीक है। जो आंतरिक कोशिकाएं होती हैं वो किसी की तरह व्यवहार करती हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह ही व्यवहार करती हैं, ठीक है। और अगर ये कोशिकाएं मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करेंगी तो अब इसमें क्या होगा? आगे विभाजन होगा, वो देखेंगे कैसे। देखो अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ये इसके अंदर न्यूक्लियस है, ये इसका केंद्रक है। अब इसका केंद्रक पहला अर्धसूत्री विभाजन से, अर्धसूत्री विभाजन से क्या करेगा? 4 कोशिकाएं बनाएगा। 4 कोशिकाओं में विभाजन होगा जो किस उसमें होंगी? रेखीय चतुष्फलकीय बनाएगा। चतुष्फलकीय आकृति बनाएगा, ठीक है। रेखीय चतुष्फलकीय आकृति बनाएगा। अब इसमें क्या होगा? ऊपर वाली 3 कोशिकाएं क्या हो जाएंगी? अविकसित हो जाएंगी और अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देंगी? लास्ट वाली कोशिका को। क्या होगा? ये जो तीनों ऊपर वाली कोशिकाएं हैं ये अविकसित हो जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप इसको दोबारा से लेक्चर को आप कंटिन्यू देखना उसमें, और अगर नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे यहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ये तीनों अविकसित हो जाएंगी और अपनी सारी ऊर्जा किसको दे देंगी? लास्ट वाले को, आखिरी कोशिका को। और ये कोशिका क्या करेगी? इन सब के साइटोप्लाज्म से ऊर्जा लेकर क्या हो जाएगा?
बड़ा हो जाएगा और ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अब इसमें विभाजन होके हमारा क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा हमारा। ठीक है, तो अब इसमें हमारा पहला कौन सा होगा, ये आपको याद रखने की जरूरत है कि सबसे पहले इसमें जो विभाजन होगा वो होगा अर्धसूत्री विभाजन, और जो हमारा नेक्स्ट विभाजन होगा वो होगा हमारा समसूत्री विभाजन। पहला समसूत्री विभाजन होगा इसमें, फर्स्ट समसूत्री विभाजन, पहला विभाजन इसमें समसूत्री होगा, एक विभाजन अर्धसूत्री होगा, उसके बाद इसमें सारे विभाजन समसूत्री विभाजन होंगे। ठीक है, पहला समसूत्री विभाजन होने के बाद इसमें आप देखो समसूत्री विभाजन हुआ, कितने केंद्रक हो जाएंगे, कितने केंद्रकी हो जाएंगी। ठीक है, एक केंद्रक है, विभाजन हुआ, ये इसका केंद्रक है ना, ये विभाजित होकर दो केंद्रक में विभाजित हो जाएगा और दोनों केंद्रक दोनों ध्रुव की साइड चले जाएंगे, विपरीत ध्रुवों की साइड चले जाएंगे। दोनों देखो विपरीत ध्रुवों में चले गए। फिर इसके बाद अगला विभाजन फिर एक और होगा, सेम सेकेंड समसूत्री विभाजन। ठीक है, सेकेंड समसूत्री विभाजन होगा, उसमें क्या होगा, जो आपके ये दो सेल है, दो कोशिकाएं, ये किसमें कितनी हो जाएंगी, 4 कोशिकाओं में परिवर्तित हो जाएंगी। ठीक है, सेकेंड समसूत्री विभाजन हुआ जिसमें 4 न्यूक्लियस, जिसमें 2 न्यूक्लियाई किसमें बदल गए, 4 न्यूक्लियाई बना दी। अब इसी तरीके से हमारा तीसरा विभाजन होगा, थर्ड समसूत्री विभाजन। इसमें क्या होगा, 3, कितने हो गए, 4 के 8 बन जाएंगे ना, 4 के 8 कोशिकाएं बन गई। सबको आ रहा है ना समझ में। अब यहाँ पर 4 के 8 केंद्रक बन गए। अब इसमें से दोनों साइड के जो हमारे केंद्रक है, यहां तक आया सबको समझ में, बिल्कुल प्रियंका जी आप शेयर करना, और यहां तक सबको समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आ रहा वो यहाँ पर पूछ सकता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर कितने सेल्स हो गए, 8 सेल्स हो गए। अब जो हमारे 8 सेल्स हैं उसमें से 3 सेल नीचे और 3 सेल ऊपर और 2 बीच में, दोनों का बीच में सिर्फ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और केंद्रक इकट्ठे नहीं होंगे। तो ये हमारे 8 न्यूक्लियस, कितने न्यूक्लियस हुए, 8 न्यूक्लियस और 7 कोशिकाओं वाली किसका निर्माण हो गया, मेगास्पोर, गुरु बीजाणु। ये गुरु बीजाणु का निर्माण हो गया, जिसमें ऊपर वाले हैं हमारे एंटीपोडल सेल्स, बीच में हमारे ध्रुवीय न्यूक्लियाई, ये दोनों हैं सहायक कोशिकाएं, और ये अंदर वाली है अंड कोशिका। अब इसी के साथ परागकण मिलकर क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। ठीक है, तो आपको ये आया समझ में। सबसे पहला विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन, जो हमारी मेगास्पोर मदर सेल जो मात्र गुरु बीजाणु होगी उसमें पहला अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद ये एक रेखीय चतुष्फलक बनाएंगे, और इस रेखीय चतुष्फलक में 4 सेल होंगे ना, तो 3 क्या हो जाएंगे, अपविकसित हो जाएंगे, और लास्ट वाला जो होगा वो फंक्शनल, वो क्रियाशील रहेगा, ये क्रियाशील रहेगा, और यही क्रियाशील को ही ये सारी इनकी एनर्जी इसमें आ जाएगी। ठीक है, अब ये एनर्जेटिक होकर बहुत सारी ऊर्जा लेकर ये पहला समसूत्री विभाजन करेगा,
समसूत्री विभाजन करने के बाद इसका जो केंद्रक होगा वो दोनों ध्रुवों पर चला जाएगा, विभाजित होकर दो ध्रुवों पर चला गया। उसके बाद इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन होगा जिसमें दो केंद्रक किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, इसके 4 केंद्रक में। ठीक है, इसी तरीके से इसमें तीसरा समसूत्री विभाजन होगा जहां पर ये 4-4 दोनों सिरों पर आ जाएंगे। और इसके बाद इसमें जो इसमें से 4-4 में से 3-3 दोनों ध्रुवों पर रहेंगे और एक जो 2 होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे, उनका केवल साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा और केंद्रक अलग अलग रहेंगे और वो क्या बनाएंगे, ध्रुवीय न्यूक्लियाई बनाएंगे। इनको क्या बोलते हैं, 8 न्यूक्लिएट या केंद्रकीय और 7 कोशिका संरचना। बिल्कुल, आप लोगों को अगर ये समझ में आ गया है तो आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने वाले। बिल्कुल, अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे शाम को 5:30 पर, जो आपका केमिस्ट्री का रहेगा, जिसमें आपको वही आपकी जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी 20 क्वेश्चंस की, वो सीरीज चलेगी। और जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम हिंदी में ही पढ़ाएंगे उनको। और इस लेक्चर को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं शाम को 7:30 पर। धन्यवाद।